नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक बेहद खास जिले विदिशा की। ऊपर से देखने में तो ये सिर्फ रोजमर्रा के आधुनिक आंकड़ों वाला एक आम शहर लग सकता है, लेकिन इसके ठीक नीचे हजारों साल पुराना महाकाव्यों और बड़े बड़े साम्राज्यों का एक ऐसा इतिहास छिपा है जो सच में आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए आज के कंक्रीट और कागजी आंकड़ों से शुरू करते हुए विदिशा की प्राचीन किंवदंतियों और उसके सुनहरे अतीत की गहराई में गोता लगाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे आधुनिक विदिशा के आंकड़े, फिर जानेंगे कैसे इस शहर ने अपने कई नाम बदले। इसके बाद बारी आएगी महाकाव्यों, राजाओं और साम्राज्यों की। फिर हम बात करेंगे यहाँ की संस्कृति के स्वर्ण युग की, और अंत में देखेंगे यहाँ का भूगोल और कुछ शानदार छिपे हुए रत्न। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आंकड़ों में आधुनिक विदिशा। इतिहास के पन्नों में जाने से पहले मालवा के पठार पर बसे इस जिले की आज की हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम 2001 और 2011 के बीच के बदलावों पर गौर करें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। इन 10 सालों के अंदर आबादी करीब 12,14,000 से बढ़कर लगभग 14.5 लाख के पार पहुंच गई। और जाहिर है, जब आबादी बढ़ी तो घनत्व भी 165 से बढ़कर 198 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 875 से सुधरकर 896 हो गई। ये नंबर एक विकासशील इलाके की बिल्कुल सटीक कहानी बयां करते हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ तो जनसंख्या वृद्धि दर 25.20% से गिरकर 20.09% पर आ गई, जो कि जनसंख्या के स्थिर होने का एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ औसत साक्षरता दर में कमाल का उछाल देखने को मिला। ये 61.83 से बढ़कर सीधे 70.53 पर पहुंच गई। मतलब साफ है कि ये क्षेत्र अब शिक्षा को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो रहा है। और जब बात शिक्षा और आधुनिक उपलब्धियों की हो ही रही है, तो साल 2014 के उस मील के पत्थर को कैसे भूल सकते हैं। ये वो साल था जब विदिशा के मिट्टी में जन्मे श्री कैलाश सत्यार्थी जी को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। ये इस जिले के लिए सच में एक बहुत बड़ा वैश्विक गौरव का पल था। खैर, ये तो हुई आज की बात। अब जरा समय के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं अतीत की तरफ। हमारा दूसरा पड़ाव है कई नामों वाला शहर, एक बदलती पहचान। आखिर किसी शहर के नाम में क्या रखा है? देखा जाए तो बहुत कुछ। किसी भी जगह का नाम उसके इतिहास का आईना होता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही इसे दशाण कहा जाता था। फिर मध्य युग में सूर्य देवता भैलास्वामीन के नाम पर इसका नाम भेलसा पड़ गया। समय का पहिया घूमा और 17वीं सदी में औरंगजेब के वक्त इसे आलमगीरपुर नाम दे दिया गया। ब्रिटिश काल में भी सरकारी कागजों में इसे भेलसा या आलमगीरपुर ही कहा जाता रहा। लेकिन फाइनली साल 1952 में लोगों की भारी मांग पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे इसका प्राचीन नाम वापस लौटाया और ये एक बार फिर विदिशा बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दशाण नाम आया कहाँ से? तो इसके पीछे भी एक भौगोलिक कहानी है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका मतलब है 10 किलों वाला क्षेत्र। वहीं कुछ का कहना है कि इसका नाम बेतवा की सहायक नदी धसान के नाम पर पड़ा, जो असल में 10 छोटी बड़ी नदियों के मिलने से बनती थी। ये नाम हमें सीधा प्राचीन भारत के नज़ारों से जोड़ देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, महाकाव्य, राजा और साम्राज्य। विदिशा पर शाही पद चिन्ह। ये जगह सिर्फ छोटे मोटे स्थानीय राजाओं का ठिकाना नहीं थी, बल्कि ये बड़े साम्राज्यों का केंद्र बिंदु थी। अगर हम अपनी पौराणिक जड़ों की बात करें तो रामायण और महाभारत दोनों में ही इस जगह का जिक्र मिलता है। रामायण की परंपराओं के अनुसार भगवान श्री राम ने ये पूरा का पूरा क्षेत्र अपने भाई शत्रुघ्न को सौंप दिया था, और फिर बाद में शत्रुघ्न के छोटे बेटे सुबाहु को यहाँ का शासक बनाया गया। मतलब जरा सोचिए, हजारों सालों से ये जगह राजनीतिक रूप से कितनी ज्यादा अहम रही है। और महान सम्राट अशोक की कहानी तो और भी दिलचस्प है। एक बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक प्रेम कहानी जुड़ी है इस शहर से। अपने पिता के समय में जब अशोक उज्जैनी के राज्यपाल थे, तो पाटलिपुत्र से जाते वक्त वो विदिशा में रुके थे। यहीं उनकी मुलाकात देवी नाम की एक कन्या से हुई, जो एक बड़े व्यापारी की बेटी थी।
अशोक ने उनसे विवाह किया और इन्हीं दोनों के बच्चे थे महेंद्र और संघमित्रा, जिन्होंने आगे चलकर बौद्ध धर्म का जबरदस्त प्रचार किया। आपको बता दूं, बौद्ध ग्रंथों में देवी को बड़े सम्मान के साथ विदिशा की महादेवी कहा गया है। लेकिन शाही गतिविधियां अशोक पर ही खत्म नहीं हुई। शुंग वंश के दौरान कालिदास के नाटक के मशहूर नायक अग्निमित्र ने यहाँ सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में राज किया। फिर नाग वंश के राजा गणपति नाग का भी यहाँ खूब जलवा रहा, जिनका नाम सीधे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और सबसे गजब की बात सुनिए, तक्षशिला से आया एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, वो यहाँ की संस्कृति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने वैष्णव धर्म अपना लिया और यहाँ एक भव्य गरुड़ स्तंभ बनवा दिया। सोचिए, एक यूनानी का यहाँ आकर पूरी तरह से स्थानीय रंग में रंग जाना कितनी बड़ी बात है। इसी के साथ हम आते हैं चौथे हिस्से पर, संस्कृति का स्वर्ण युग, कला, साहित्य और वास्तुकला। इतने सारे साम्राज्यों की हलचल का नतीजा ये हुआ कि विदिशा में कला जमकर फली फूली। महान कवि कालिदास ने अपने अमर ग्रंथ मेघदूत में विदिशा को कितने रोमांटिक अंदाज में पेश किया है। वो लिखते हैं कि जब बादल दशाण की राजधानी विदिशा पहुंचेंगे तो उन्हें वहां विलासिता और ऐशो आराम की हर चीज मिल जाएगी। उन्होंने बेतवा नदी की लहरों और महकती पहाड़ियों का ऐसा जबरदस्त वर्णन किया है कि बस पढ़ते ही लगता है कि उस जमाने का विदिशा कितना जीवंत और ग्रैंड शहर रहा होगा। और ये कोई सिर्फ कविताओं की बातें नहीं थीं। प्रैक्टिकली भी ये शहर एक कमर्शियल और आर्टिस्टिक पावर हाउस था। पुराने ग्रंथों से पता चलता है कि विदिशा अपने हाथीदांत के बेजोड़ काम के लिए दुनिया भर में मशहूर था। यहाँ के कारीगरों के हाथों में मानो जादू था। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में भी यहाँ की बनी तेज धार वाली तलवारों की भारी डिमांड का जिक्र मिलता है। और उस अद्भुत कारीगरी का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। जब आप यहाँ की चट्टानों को तराश कर बनाई गई नक्काशियों और मूर्तियों की बारीकियों को समझते हैं तो वास्तुकला की वो भव्यता साफ झलकती है। पत्थरों में उकेरे गए वो डिजाइन, वो विशाल आकृतियां सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वो एक पूरा का पूरा युग है जिसे कलाकारों ने अपनी छेनी हथौड़ी से हमेशा के लिए अमर कर दिया है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भूगोल और छिपे हुए रत्न, मालवा पठार की प्राकृतिक संपदा। आखिर कोई शहर हजारों साल तक इतना आबाद कैसे रह सकता है? इसका सीधा सा जवाब छिपा है इसके शानदार भूगोल में। यहाँ के जियोग्राफिकल फायदे किसी कुदरती खजाने से कम नहीं हैं। कर्क रेखा के पास होने की वजह से यहाँ का मौसम एकदम परफेक्ट रहता है। न बहुत ज्यादा गर्मी, न बहुत ज्यादा सर्दी। करीब 40 इंच की बढ़िया बारिश होती है और कहा जाता है कि यहाँ कभी सूखा नहीं पड़ता। और मिट्टी, एकदम गहरी काली मिट्टी, जो कुछ जगहों पर तो 40 फीट तक गहरी है। ये इतनी उपजाऊ है कि यहाँ गेहूं और चने की बम्पर पैदावार होती है। अब आप ही बताइए, जहाँ अनाज और पानी की कभी कमी ना हो, वो जगह सदियों तक महान सभ्यताओं को क्यों नहीं पालेगी? और इसी शानदार भूगोल के बीच बसे हैं ऐसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जो इस पूरे जिले को ही एक ओपन एयर म्यूजियम बना देते हैं। चाहे वो 4वीं-5वीं सदी की उदयगिरी की गुफाएं हों या विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप, लुहांगी पहाड़ी हो या फिर 11 स्पुर के वो रहस्यमयी प्राचीन खंडहर, ये सब इतिहास प्रेमियों को किसी चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। तो अगली बार जब भी आप विदिशा या किसी भी जिले की साक्षरता दर या उसकी आबादी के आंकड़े देखें तो याद रखिएगा, उन आधुनिक संख्याओं की नींव में शायद सम्राट अशोक या कालिदास जैसे दिग्गजों के कदम पड़े हों। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या पता हमारे देश के ऐसे और कितने शहर होंगे जो आज अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ के ठीक नीचे हजारों साल पुराने ऐसे ही शाही रहस्य छिपाए बैठे हैं। आधुनिक आंकड़ों के नीचे दफन इतिहास हमेशा चौंकाने वाला होता है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप